Hello students, good morning. In the previous lecture, we have discussed about continuous charge distribution and charge densities, and we also have discussed about electric flux of 2D surface, 3D surface. Now the next topic, that is very important topic for the purpose of RBSc and CBSE board, that is Gauss law. Gauss law होता क्या है देखिए। सबसे पहले तो ये गॉस लॉ के बारे में मैं आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। होता क्या है ये तो बाद में बताते हैं, पहले मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेज। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेज। क्लोज सरफेस 2D सरफेस कभी भी नहीं हो सकती, 3D सरफेस होगी। अब वो कैसी शेप की हो सकती है? वो किसी भी शेप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द क्लोज सरफेस मे बी स्पेरिकल, मे बी सिलेंड्रिकल, मे बी ऑफ क्यूबिक शेप, मे बी ऑफ क्यूबॉइड शेप and whatever, any shape, रैंडम शेप भी चलेगी। क्वेश्चन में ये कह दे कि ये क्लोज है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? जो मैं बात बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। गॉस लॉ है वो केवल क्लोज सरफेसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। मैंने अभी ये तो नहीं बताया आपको कि होता क्या है, लेकिन ये ध्यान रखना कि केवल क्लोज सरफेसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ एक्चुअल में क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन करता है। गॉस लॉ एक्चुअली explains about the electric flux of closed surface. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है क्लोज सरफेस का। क्या बताता है कि ये अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे। दो बातें अब तक आप समझ जाएं। पहली चीज, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आपको कोई प्लेनर सरफेस 2D सरफेस दे दे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस प्लेनर सरफेस, सर्कुलर सरफेस, तो फिर आप गॉस लॉ नहीं फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। गॉस लॉ से फ्लक्स अपन किसका फाइंड आउट करते हैं? एक्चुअली क्लोज सरफेस का। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब चलिए नेक्स्ट देखिए। दो बातें आपको बताई, तीसरी बात देखिए गॉस लॉ के बारे में, ये होता क्या है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज गॉस लॉ? ये अब एक्सप्लेन करते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, गॉस ने बिल्कुल सिंपल सी बात बताई। इसको गाउस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये कोई क्लोज सरफेस है। कुछ स्टूडेंट्स इसको सर्कल समझ लेते हैं, गलत बात। सर्कल क्लोज सरफेस नहीं होती, ओपन सरफेस होती है। ये स्फेरिकल है। कैसी शेप का है ये? स्फेरिकल शेप। और स्फेरिकल शेप है, इसका मतलब स्फेयर इज अ 3D सरफेस और क्लोज सरफेस। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, इस 3D सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड कोई Q1 चार्ज प्रेजेंट है और आउटसाइड कोई Q2 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ कोई -Q3 चार्ज प्रेजेंट है। और इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स आपको पूछ ले तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस is actually equals to the algebraic sum of all charges present inside the closed surface. First very important thing, this summation Q is total charge, net charge inside the closed surface. ये closed surface के अंदर का net charge है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये एप्सिलॉन नॉट तभी आएगा जब मीडियम बेटा क्या दे रखा हो, फ्री स्पेस। अदर मीडियम दे रखा हो तो फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम की परमिटिविटी यूज में आ जाएगी, एप्सिलॉन यूज में ले लोगे। ये बात तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ये गॉस लॉ बताया उसने। तो बताओ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस बॉडी का फ्लक्स है फाई ई, वो कितना हुआ, समीशन क्यों बताओ आप कितना हुआ। अब कुछ बच्चे तो Q2 और -Q3 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये इंक्लूड नहीं होंगे बेटा आउटसाइड चार्जेज। मैं कह रहा हूं इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस की इनसाइड कौन सा चार्ज है, Q1। इसको डिवाइड किससे करना है, एप्सिलॉन नॉट से। ये फ्लक्स हो गया, दैट इज आंसर। चलिए मैं और एक एग्जांपल पहले बताता हूं, फिर गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे बात नहीं समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह दूं कि इट इज ए क्लोज सरफेस, पता चल गया होगा, इट्स ए क्यूबिक सरफेस, क्यूबिक क्लोज्ड सरफेस। अब इस क्यूबिक क्लोज सरफेस के लिए मैं बताऊं आपको कि इसके अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है। अब डाइपोल तो आप जानते ही हैं, डाइपोल का मतलब होता है -Q चार्ज प्लस Q चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेज। अब बताओ ये डाइपोल रखते ही मैं पूछूं कि इसका फ्लक्स बताओ कि इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो क्लोज सरफेस के फ्लक्स के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डो डीएस वेक्टर। क्लोज इंटीग्रेशन का तो मतलब समझ रहे हो ना, दिस फ्लक्स एक्चुअली ऑफ क्लोज सरफेस, ये फॉर्मूला होता है। ये अप्लाई नहीं करके आप गॉस लॉ अप्लाई करें बेटा, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा फाई ई इक्वल्स टू द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ नेट चार्ज कितना है इसके अंदर, -Q प्लस Q, 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। इज इट करेक्ट? बात समझ में आ रही है क्या आपको कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, देखो मीडियम मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया है, इसलिए आप मीडियम एयर और वैक्यूम लेकर के चल रहे हैं, और कोई मीडियम होता तो Q अपॉन एप्सिलॉन यूज में ले लेते। तो इनसाइड जितना इन क्लोज सरफेस के इनसाइड जो टोटल चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम तो इसलिए करते हैं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, अपन ने पढ़ रखा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज में, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना और आप फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और पूछ लेता हूं, मैं आपको ये कह दूं कि ये कोई रैंडम शेप की है, रैंडम शेप है, एंड इट इज गिवन दैट दिस सरफेस इज क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको यहां Q1 चार्ज दे दे, यहां -Q2 चार्ज दे दे, यहां Q3 चार्ज दे दे, यहां Q4 चार्ज दे दे, यहां Q5 चार्ज दे दे, फिर पूछे कि इसका फ्लक्स कितना होगा। तो बताओ क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाई ई कितना होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज समीशन Q, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। What is the net charge inside the closed surface? Dear students, Q4 and Q5 charges are not present inside the closed surface. So the algebraic sum of the charges which are inside the closed surface is Q1 minus Q2 plus Q3 upon epsilon naught. That is answer. Clear? तो बताओ आपको दो बात समझ में आ गई होंगी। पहली चीज गॉस लॉ है वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लोज सरफेस की शेप कैसी हो कोई डजंट मैटर। दूसरा, ये क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन करता है, कितना होता है, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। यदि मैं डायरेक्टली गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखता तो आप क्या उसको रटने की ट्राई करते हैं। अब बताओ आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे यदि ये गॉस लॉ है, तो आप खुद ही बताएं, सोच करके देखें कि मैं ये गॉस लॉ है कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स है वो समीशन Q और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। इसको केवल लैंग्वेज में लिखना है। चलो मैं गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूं। गॉस लॉ स्टेट्स दैट Gauss law states that the electric flux linked with any closed surface
in air or vacuum medium, in air or vacuum medium, which also can be called free space, is always equal to the ratio of algebraic sum of all charges present inside the closed surface which we will denote by summation q, and permittivity of free space. That is epsilon naught. Clear? Hence electric flux linked with the closed surface phi equals to summation q upon epsilon naught. समीशन क्यू समझ रहे हैं ना? पहले बता देता हूं, फिर बता रहा हूं। समीशन क्यू क्लोज सरफेस के अंदर का नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है। नेट चार्ज यदि आप किसी भी सिस्टम का कैलकुलेट करते हैं तो उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। क्लोज सरफेस के आउटसाइड चार्जेज को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेसेज। ये बात तो आपको ठीक है। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज गॉस लॉ? कहीं भी चिपका देता है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन। तो गॉस लॉ पहले तो ये बताओ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस का क्या एक्सप्लेन करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है क्लोज सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज समीशन क्यू, नेट चार्ज एल्जेब्रिक सम करके लिखोगे, एंड एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। ये तभी है, ध्यान रखना। एप्सिलॉन नॉट जब मीडियम एयर और वैक्यूम हो, देखो मैंने मेंशन किया है एयर और वैक्यूम मीडियम की बात कर रहे हैं। यदि आप ये मेंशन नहीं करोगे तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हालांकि कोई मीडियम अपन डिस्कस नहीं करते हैं तो एयर और वैक्यूम कंसीडर किया जाता है, फिर भी मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप मीडियम मेंशन कर दें स्टेटमेंट में। क्लियर? ये हो गया गॉस लॉ। चलो इसकी एक फॉर्म और बनाते हैं जो अपने को इसके एप्लीकेशंस में यूज आएगी। गॉस लॉ के क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, सिक्वेंशियल चलते हैं थोड़ा। क्या यूज में आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। अब यहां ये फ्लक्स है वो किसका है बताओ? क्लोज सरफेस का। तो मैंने यहां क्लोज का साइन लगा दिया। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये सिंबल केवल इतना बता रहा है कि एक्चुअली दिस इंटीग्रेशन इज टू बी डन अराउंड ए क्लोज सरफेस। अब ये इंटीग्रेशन आप एक क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं तो फ्लक्स भी किसका है? क्लोज सरफेस का फ्लक्स है, ध्यान रखना। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब है एक्चुअल में दिस फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बताओ इस फ्लक्स का फॉर्मूला ये रख देंगे तो एक और इसकी फॉर्म आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बताइए फाई ई यहां चिपकाएंगे तो क्या बनेगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर is equals to summation q upon epsilon naught. That is another form of Gauss law. ये गॉस लॉ की अनदर फॉर्म है, ध्यान रखना। इस फॉर्म को यूज में लेते हुए ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे कैलकुलेट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को बोलते हैं अपन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एक्चुअल में अपने सिलेबस में 5 एप्लीकेशन है और 5 एप्लीकेशन में अपन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे।
यूजिंग गोस लॉ। और ये फॉर्मूला हर जगह लगाएंगे अपन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो बेटा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दिस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गोस लॉ दैट इज समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनी कंफ्यूजन? ये गोस लॉ के बारे में बेसिक बात हुई। गोस लॉ होता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, गोस लॉ एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, गोस लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करता है। क्लियर? तो गोस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। गोस लॉ एक्चुअल में क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलो कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं अपन। सम स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गोस लॉ। गोस लॉ के संदर्भ में देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्पेशल पॉइंट वेरी स्पेशल है, गोस लॉ जिस आपने क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई किया है उसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। द क्लोज्ड सरफेस for which we apply Gauss law is also known as Gaussian surface. Also known as Gaussian surface. Clear? Come to the second point. गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। क्लोज सरफेस को ऐसे क्लोज सरफेस का फ्लक्स नहीं बोल करके ऐसे बोल दे कि गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल, तो एक ही बात है बेटा, क्लोज सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। सेकंड, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम का मतलब समझ रहे हो ना, फ्री स्पेस के अलावा, एक्सेप्ट फ्री स्पेस, rather than free space you can also write। फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम होता है उसके लिए आप यदि गॉस लॉ अप्लाई करो तो वो आएगा फाई इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पता है ना आपको, फ्री स्पेस होता है तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, और कोई मीडियम हो तो वो एप्सिलॉन होता है। हालांकि मैंने एक बात बताई थी आपको कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, ये मत पूछ लेना, ये पढ़ाया हुआ है बेटा, आपको पता हो तो। मैंने एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एप्सिलॉन विल इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब बताइए फाई इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एयर और वैक्यूम मीडियम, फाई ए इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। आपको पता है ना अदर मीडियम की यदि एक्सेप्ट फ्री स्पेस बात करें, फॉर अदर मीडियम्स एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे आप तो बताओ फ्लक्स विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल डिक्रीज, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम electric flux of the closed surface will decrease comparative to air और vacuum medium। क्लियर? कैसे पता चला? एप्सिलॉन आएगा बेटा अदर मीडियम के लिए, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। एप्सिलॉन को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी तो पढ़ा है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम मीडियम, डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर अदर मीडियम की बात करें अपन, कोई भी मीडियम हो फ्री स्पेस के अलावा, तो उसके लिए एक से बड़ा होता है, और एक से बड़े से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस फैक्टर फ्लक्स कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। क्लियर? तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। ये भी बता देता हूं 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा, एयर और वैक्यूम का कितने टाइम्स हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स। ये सेकंड स्पेशल पॉइंट था अबाउट गॉस लॉ। चलिए थर्ड स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्पेशल पॉइंट देखिए, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं थर्ड स्पेशल पॉइंट।
है सिंपल लेकिन काम का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस समझ गए ना, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस does not depend on its size and shape, ये बहुत काम की चीज है बेटा। इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये गॉसियन सरफेस के डज नॉट डिपेंड का मतलब है डिपेंड नहीं करता है साइज और शेप पर। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सपोज इट्स ए क्लोज सरफेस। अब देखो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इस क्लोज सरफेस को है ना सर्कल समझ लेते हैं। अरे सर्कल 2D सरफेस होती है, ये बेटा स्फीयर है। आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, क्लोज सरफेस होगी ही होगी। और क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल कर रहे हो तो ऑब्वियस फैक्ट है सर्कल का तो लेना देना ही नहीं है। सर्कल तो चारों ओर से खुला होता है भाई। सर्कल क्लोज सरफेस नहीं है, 2D सरफेस है, एक्चुअली इट्स ए स्फीयर। ये स्पेयर है। अब ये स्पेयर की साइज मैंने बड़ी कर दी है। इस स्पेयर के इनसाइड चार्ज है क्यू। मीडियम में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं तो एयर और वैक्यूम कंसीडर कर लो। फिर मैंने इस स्पेयर की साइज और बढ़ा दी। साइज और शेप तो समझते हो ना, साइज का मतलब होता है बेटा आकार। इसकी साइज बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है। फिर मैंने इसकी साइज और बढ़ा दी। चलो बढ़ाई क्यों रहे, थोड़ी साइज कम भी कर दी। इसके इनसाइड क्यू चार्ज है, इसके इनसाइड क्यू चार्ज है, इसके इनसाइड क्यू चार्ज है, इसके इनसाइड क्यू चार्ज है। अब बताओ आप इसका फ्लक्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट सरफेस स्फेरिकली है, बताओ। समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू होता है इसके अंदर का टोटल चार्ज हो गया क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन इसका बताओ फ्लक्स कितना आएगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। वाई, बिकॉज जो फॉर्मूला फॉर द क्लोज सरफेस इज समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसका कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वोट एवर द साइज। साइज देखो आपने इंक्रीज भी करके देख ली, डिक्रीज भी करके देख ली, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब गॉसियन सरफेस का फ्लक्स है वो इसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या। साइज पर डिपेंड यदि करता तो जैसे जैसे अपन साइज बढ़ाते वैसे वैसे फ्लक्स में चेंज आना चाहिए था। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। ये तो था मैथमेटिकली। यदि मैं आपको लॉजिकली इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूं कि वाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस नॉट चेंजेज एज इट्स साइज इज इंक्रीज एज इट्स साइज इज डिक्रीज। एक्चुअली क्या हुआ, एक बात बताओ, ये स्पेयर था, ये क्यू चार्ज था। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इसकी साइज यदि बढ़ा दोगे, साइज और बढ़ा दोगे, साइज और बढ़ा दोगे, साइज और बढ़ा दोगे, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली ये चेंज हो जाएगा क्या। मैंने डेफिनेशन में यही तो बताया था। अब ये चेंज नहीं हो रहा है तो बेस्ट फैक्ट है फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। अब इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे कहता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बैलून है, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है और इसका फ्लक्स इतना है। यदि बैलून की साइज और बढ़ गई, डबल हो गई, तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब बेटा जी बैलून क्लोज सरफेस है, उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज आपको कैलकुलेट करवा लेता है, उसका फ्लक्स दे रखा है, साइज कितनी बढ़ो फ्लक्स उतना ही बना रहेगा। इसी बेसिक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्लोज सरफेस का फ्लक्स पूछ रहा है और उसकी साइज को चेंज कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, साइज चेंज होने पर उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो इसके सेकंड फैक्ट पर आते हैं कि शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। गॉसियन सरफेस की शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। तो शेप वाली बात भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। चलो ये क्लोज सरफेस थी स्पेयर, इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज था क्यू। मैंने इसके चारों ओर दमादम 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 हथौड़े से मारी, हैमर से। भाई साहब इसकी पिटाई की, इसकी शेप हो गई ऐसे, ये हो गया क्यू चार्ज। ये बस ध्यान रखना, ये 3D सरफेस है, स्पेयर है। मैं लिख नहीं रहा हूं, सर्कल मत समझ जाना। 2D सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2D सरफेस का फ्लक्स निकालो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर।
क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको और इसकी शेप को चेंज कर दिया, और इसकी शेप को मैंने ऐसे कर दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ऊपर से हैमर मारा, ऐसी शेप हो गई। और शेप मैंने इसकी चेंज कर दी, इसकी शेप ऐसी कर दी, इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज वही है क्यू। अब बताओ चार्ज उतना ही है, शेप आप इसकी चेंज करते जा रहे हो। शेप यहाँ कोई भी शेप थी, स्पेरिकल शेप थी, या रैंडम शेप हुई, या रैंडम शेप हुई, या रैंडम शेप हुई, कुछ भी शेप चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ा? बताओ यहाँ पर क्लोज सरफेस कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स क्लोज सरफेस का। यहाँ पर भी बताओ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू इसके अंदर का टोटल चार्ज होता है, अगेन टोटल चार्ज क्यू है रेशियो एप्सिलॉन नॉट के साथ, अगेन इसका फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगेन इसका फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट करेक्ट? शेप चेंज होने से एक्चुअल में क्लोज सरफेस का फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। तो ये इस फैक्ट के रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि आपकी बात समझ में आए क्या, कि क्लोज सरफेस की यदि साइज और शेप चेंज हो रही है तो फ्लक्स उसका उसके साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर? कम टू द स्पेशल पॉइंट नंबर 4। फोर्थ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। ये भी सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, electric flux of the Gaussian surface does not depend on the position of charges इनसाइड इट। ध्यान रखना, इनसाइड की बात कर रहा हूं, आउटसाइड और सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, पहले बता देता हूं। आउटसाइड और सरफेस के लिए बात नहीं कर रहा हूं, केवल इनसाइड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। चलो ये बात पे आपकी समझ में नहीं आई होगी कि सर ये क्या लिख रहे हैं। चलो ये भी बिल्कुल इजी सी बात है बेटा, अभी समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं आपको ये बताऊं, सुनना बात को, कि ये क्लोज सरफेस है स्फेरिकल, यही सरफेस की स्थितियां बता रहा हूं, सरफेस चेंज नहीं की है, वही सरफेस है। मान लो क्यू चार्ज इसके सेंटर में है, क्यू चार्ज यहां पर है, क्यू चार्ज बॉटम में है, क्यू चार्ज राइट हैंड साइड में है सेंटर से। इसका फ्लक्स बताओ। फिर मैं कह रहा हूं मीडियम डिस्कस नहीं किया, एयर और वैक्यूम कंसीडर कर लो। बताओ फाई ई कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज समीशन क्यू? नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू है। बताओ इसका फ्लक्स, इसके भी सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स बताओ, इसके भी सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके भी सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या इस चार्ज की, पॉइंट चार्ज की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? इनसाइड ही बताइए, ध्यान रखना, इस क्लोज सरफेस के इनसाइड ध्यान रखना है। पोजीशन यदि सरफेस पर चेंज होती है तो फिर फ्लक्स चेंज हो जाता है, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। इनसाइड ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इनसाइड है, और इनसाइड आपने अलग अलग पोजीशन चार्ज के लिए, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है ये भी बता देता हूं आपको। देखो इस फैक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए पहली बात ये बता दी आपको। व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? देखिए आपने क्लोज सरफेस ली और इसमें क्यू चार्ज लिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐसे कर दिया, दो जगह कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ Q/2 और यहाँ Q/2, इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है दो पार्ट्स में। इसी को आप इस क्लोज सरफेस के अंदर चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, Q/4 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 Q/4। अब बेटा नेट चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा है इसके अंदर का। अब नेट चार्ज चेंज नहीं हो रहा है तो बताओ भाई इसका भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इसका भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इसका भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप चार्ज को कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे उसको क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे उसको हाफ डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे आप उसको कंप्लीट रख लो, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से और पोजीशन से।
पोजीशन से एक्चुअल में क्लोज सरफेस का फ्लक्स इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। ऐसे नहीं क्यू की जगह टू क्यू कर दिया, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, था तो क्यू और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू क्यू कैसे हो जाएगा भाई? इसका मतलब तो आपने ऐड किया है और एक्स्ट्रा चार्ज, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा करोगे तो फिर फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है, ये बात भी आपके पेज में ढंग से बेटा मेंशन होनी चाहिए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट नंबर 5 अबाउट गॉस लॉ। फिफ्थ पॉइंट पर आइए, सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये बताए जा रहे हो, डिपेंड किस चीज पर करता है? अब तो आप खुद ही सोच सकते हैं भाई, किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? क्या इसके अंदर प्रेजेंट इनसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा? चार्ज पर डिपेंड करेगा, वो बेस्ट फैक्ट है। चार्ज यदि क्यू की बजाय मैं टू क्यू कर दूं, देखो क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हर इनसाइड चार्ज यदि मैंने टू क्यू कर दिया तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा? टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जस्ट डबल हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि इनसाइड प्रेजेंट चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। भाई मीडियम यदि चेंज हो गया तो परमिटिविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज। और परमिटिविटी चेंज होती है, वो बेस्ट फैक्टर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो फर्स्ट बताओ मैंने क्या क्या बात बता दी? नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, चार्ज के अमाउंट पर, चार्ज की नेचर पर डिपेंड करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज की नेचर का क्या मतलब है? चलो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता है। यहां मान लो माइनस क्यू चार्ज है और इसी में मान लो प्लस क्यू चार्ज है। अब बताओ इधर तो फ्लक्स आएगा बेटा माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इधर फ्लक्स आएगा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी बात काम की बात है, फ्लक्स स्केलर है बेटा। और स्केलर क्वांटिटी को यदि आप सोल्व करते हैं तो हमेशा विथ साइन किया करो, वाई विथ एल्जेब्रिक होता है सारा काम। अब बताओ फ्लक्स यदि चार्ज माइनस का है तो फ्लक्स भी किसका आएगा? माइनस का। और अंदर टोटल चार्ज यदि पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो इनकी नेचर पर, साइन पर भी डिपेंड करेगा कि चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए तो मैं ये बात फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, देखो पहले ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो बात को? यदि आप चार्ज का अमाउंट चेंज करोगे तो वो चार्ज के अमाउंट को चेंज करने पर फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, यदि नेगेटिव है तो फ्लक्स भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा। तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface, electric flux linked with the closed surface depends on magnitude of charge, magnitude of charge, nature of charge and nature of medium inside the closed surface। नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द क्लोज सरफेस। ऐसे नहीं आपने यहाँ क्यू चार्ज लिया, क्यू यहाँ रख दिया और फिर कैसे चार्ज का अमाउंट तो हमने चेंज कर दिया, यहाँ टू क्यू रख दिया, फ्लक्स बताओ टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो नहीं हुआ बेटा। आउटसाइड चार्जेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इनसाइड चार्जेज, इसके इनसाइड जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। मोर विल बी द मैग्नीट्यूड, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट विल पॉजिटिव इफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव देन फ्लक्स विल पॉजिटिव, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नेगेटिव। क्लियर? तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि किस चीज पर डिपेंड करेगा। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्ज का मतलब वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है कि मीडियम क्या है। अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग अलग होती है, तो फिर आप ये परमिटिविटी चेंज करेंगे और परमिटिविटी चेंज करेंगे तो ऑब्वियस फैक्ट है फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? कम टू द स्पेशल फैक्ट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखो गॉस लॉ छोटी सी बात कही लेकिन काम की कितनी है, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहा है। बस इतनी सी बात बताई कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स उसके अंदर के प्रेजेंट चार्ज समीशन क्यू और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन फिर भी बहुत इससे छोटे छोटे रिजल्ट निकल के आ रहा है। नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है नंबर 6 वो भी बता देता हूं आपको गॉस लॉ के रिगार्डिंग। जो क्लोज सरफेस की अपन बात कर रहे हैं
जिसको अपन गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, उससे रिलेटेड फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो मैं बता देता हूं। फॉर द क्लोज्ड सरफेस, फॉर द क्लोज्ड सरफेस, इनकमिंग फ्लक्स, जिसको आप एंटरिंग फ्लक्स भी बोल सकते हो, एंटरिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, entering flux is always negative, and outgoing flux is always taken positive. Outgoing or exit flux is always taken positive. कुछ बच्चे के सर ये क्या बात हुई सर, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। चलो इसका भी मैं कंसेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। चलिए ये बात बताइए, फ्लक्स इनकमिंग है, इसका मतलब फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी, एंटर करेंगी तो बताओ इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। आपको पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड सो ऑन नेगेटिव चार्ज। तो बताओ इसका फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। यदि आउटगोइंग की बात करें, बताओ किसी क्लोज सरफेस से फील्ड लाइंस आउटगोइंग हो रही हैं, इसका मतलब बाहर जा रही हैं। फ्लक्स आउटगोइंग का मतलब फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं, इसका मतलब बताओ इसके इनसाइड प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज है तो बताओ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस बात से आपके समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और लॉजिकली मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज करो स्टूडेंट्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली it not requires to explain that it is uniform. Why? Because of in electric field lines we have discussed about it. If electric field lines are parallel and equidistant, then these represents uniform electric field. Let the uniform electric field is E vector. मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर में मैंने कोई क्लोज सरफेस रख दी है, ये लो सिलेंड्रिकल। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहां इसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है और यहां फ्लक्स इसमें एग्जिट कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है? इस सरफेस का आप फ्लक्स निकालो, देखिए कैसे आएगा। बताओ इस सरफेस का फ्लक्स निकालोगे तो एरिया वेक्टर तो इधर आएगा, मानते हो नहीं मानते हो? एरिया वेक्टर इधर आएगा भाई साहब, एरिया वेक्टर इधर आएगा। मैंने कहा था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और ये भी कहा था परपेंडिकुलर ही नहीं होती है, क्लोज सरफेस के आउटवर्ड होती है, अंदर की ओर मत लगा देना। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 180। और आप इसके लिए बताओ फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, फाई ई फॉर फर्स्ट सरफेस और S1 सरफेस, S1 सरफेस, बताओ S1 सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो वो बनेगा E A cos 180 एंड cos 180 हैज वैल्यू -1। तो बताओ क्लोज सरफेस के अंदर यदि फ्लक्स एंटर कर रहा है तो फ्लक्स विल नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। इसके कंपैरिजन में चलो इस S2 सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस S2 सरफेस के बारे में आपकी क्या राय है? बताओ फाई ई फॉर S2 सरफेस, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। एरिया वेक्टर इधर आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लोज सरफेस में अंदर मत लगा देना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। बताओ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो थीटा जीरो नहीं आएगा क्या? थीटा जीरो आएगा तो बताओ फ्लक्स ई ए कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1, फ्लक्स प्लस ई ए होगा। इस कर्व्ड सरफेस के लिए तो बात ही क्या करनी, इसका तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इसके लिए अपन कोई एलिमेंट लेकर के देखेंगे तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो थीटा 90, और 90 के केस में कोस 90 जीरो होता है। तो बताओ यहाँ एंटरिंग फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। और आप सोचो यदि एंटरिंग फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का एंटरिंग है, एंटरिंग है इसका मतलब फील्ड लाइंस उसमें एंटर होंगी, और एंटर तभी होंगी जब उसके अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज है वो नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो? नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस फैक्ट है फ्लक्स भी क्या आएगा? नेगेटिव। यस और नो? यदि बताओ आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी बॉडी का, क्लोज सरफेस का, आउटगोइंग तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर का नेट चार्ज एक्चुअल में सम करने के बाद में पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियस फैक्ट है उसका फ्लक्स भी बताओ फाई इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है? पॉजिटिव आना है।
इज इट क्लियर? ये बात मैं आपको कहना चाहता था। ये स्पेशल पॉइंट नंबर 6 था। कम टू द पॉइंट नंबर 7। गॉस लॉ बेटा केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है, उन्हीं फील्ड्स के लिए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते उसके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये क्या है, आपको क्या पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। ये जब मैं गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ाऊंगा ना तब ये बात डिस्कस करूंगा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कभी भी गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ध्यान रखना। तो मैं आपको ये बता देता हूं, Gauss law is applicable. Gauss law is applicable only for those fields. Only for those fields which follows inverse square law. जो फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ाया था आपको, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन तो यहाँ भी कर सकता हूँ लेकिन बात एग्जैक्टली आपके दिमाग में हिट नहीं करेगी, इसलिए अपन जब इसका प्रूफ पढ़ाएंगे तब ये बात करेंगे। क्लियर? इसी के साथ बेटा गॉस लॉ के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू।